काली बहू की गोरी सौतन। जी वो मैं सोच रही थी क्यों ना हम विक्की की शादी करा दे। तुम ठीक कह रही हो, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, जमुना जी के घर चलते हैं। जिसके बाद मधु और रविंद्र जल्दी से तैयार होकर जमुना के घर जाते हैं। जमुना की बेटी किंजल से मधु और रविंद्र ने विक्की का रिश्ता बचपन में ही तय कर दिया था, जिस वजह से अब वो शादी का मुहूर्त निकलवाने के लिए जमुना के घर जाते हैं। मधु और रविंद्र जमुना से बात करते हैं और शादी की तारीख तय कर देते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और विक्की वापस अपने घर आता है। विक्की के आने के बाद मधु और रविंद्र उससे किंजल की फोटो दिखाकर शादी के बारे में बात करते हैं। आप लोगों ने मेरे लिए ये लड़की पसंद की है? आप लोगों को इस लड़की में क्या दिखा? इसका रंग तो देखिए कितना काला है। अगर ये मेरे साथ चलेगी तो सब लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। मुझे इससे शादी नहीं करनी है। अगर तूने किंजल से शादी नहीं की तो तुझे जायदाद में से एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। जायदाद न मिलने के डर से विक्की किंजल से शादी करने के लिए हाँ कर देता है। देखते ही देखते कुछ ही समय में किंजल और विक्की की शादी हो जाती है। माता पिता के डर से विक्की को हमेशा ही किंजल के साथ अच्छा बर्ताव करना पड़ता था। एक काम करता हूँ, मैं इसे अपने साथ शहर ले जाता हूँ, फिर मैं जो चाहूँ वो इसके साथ कर सकता हूँ। वहाँ तो मुझे कोई बोलने वाला भी नहीं होगा। विक्की इस बारे में अपने माता पिता से बात करता है। विक्की के माता पिता भी इसके लिए हाँ कर देते हैं। जिसके बाद विक्की किंजल को लेकर शहर चला जाता है। शहर जाते ही विक्की का असली रूप किंजल के सामने आता है। विक्की किंजल को उसके काले रंग की वजह से हमेशा ताने दिया करता था और मारता था, लेकिन किंजल अभी कुछ नहीं कहती थी। विक्की जी, मुझे थोड़े पैसे मिल सकते हैं क्या? तुम्हें पैसों की क्या जरूरत है? सारा सामान तो मैं ही लाता हूँ। मैं तुम्हारी सारी चाल समझता हूँ। तुम मुझसे पैसे लेकर अपनी माँ को देना चाहती हो ना, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, समझी? तुम्हें तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। इतना कहकर विक्की किंजल को धक्का देकर चला जाता है और किंजल जमीन पर गिर जाती है और रोने लगती है। लेकिन किंजल को पता था अब जो है यही उसकी जिंदगी है, इसीलिए वो कुछ नहीं कहती है। पैसे न होने की वजह से किंजल को काफी परेशानी होती थी, इसीलिए किंजल ने अब आटे की चक्की का काम शुरू कर दिया था। किंजल लोगों के गेहूं पीस कर उन्हें आटा दिया करती और जो पैसे किंजल को मिलते वो उन पैसों को जमा कर कर रखती थी। ऐसे ही समय बीतता रहता है। किंजल और विक्की की शादी को पूरे 4 साल हो जाते हैं। किंजल की एक बेटी होती है जिसका नाम परी होता है। विक्की ना ही किंजल को पसंद करता था और ना ही अपनी बेटी परी को। पापा पापा देखो, आज मुझे ड्राइंग में फर्स्ट प्राइज मिला है। हे भगवान, पहले इसकी माँ और अब इसकी बेटी। कितनी बार कहा है मुझसे दूर रहा कर, और ये जाकर अपनी माँ को दिखा, मुझे नहीं। इतना कहकर विक्की वहाँ से गुस्से में चला जाता है और बेचारी परी रोने लगती है। परी के रोने की आवाज सुनकर किंजल उसके पास आती है। क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही हो? माँ पापा मुझे कभी भी प्यार नहीं करते, हमेशा डांटते रहते हैं। मेरे फ्रेंड्स के पापा उन्हें बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मेरे पापा क्यों नहीं करते? ऐसा नहीं है बेटा, पापा आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन पापा काम करते हैं ना, इसीलिए काम की वजह से वो थोड़ा परेशान रहते हैं। चलो अब जल्दी से रोना बंद करो, आज मैंने तुम्हारा फेवरेट खाना बनाया है, जल्दी से मुंह हाथ धो लो, तब तक मैं खाना लगाती हूँ। किंजल परी को समझा देती है, जिसके बाद परी चुप हो जाती है। विक्की जिस कंपनी में काम करता था उस कंपनी में एक मोनिका नाम की भी लड़की थी। मोनिका दिखने में बहुत सुंदर और स्टाइलिश होती है, जिस वजह से विक्की मोनिका को पसंद करने लगता है और मोनिका भी विक्की को पसंद करती है। मोनिका, अब मैं तुमसे और दूर नहीं रह सकता। मैं अपनी पत्नी से और उसकी बेटी से बहुत परेशान हो चुका हूँ। मुझे तुमसे शादी करनी है। मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारी बीवी, उसका क्या? तुम उसकी फिक्र मत करो, हम दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के बाद जब वो अपनी सौतन को देखेगी तो जरूर तलाक के लिए मान जाएगी। जिसके बाद विक्की और मोनिका मंदिर में शादी कर लेते हैं। शादी के बाद विक्की मोनिका को अपने घर लेकर आता है। किंजल जैसे ही मोनिका और विक्की को शादी के जोड़े में देखती है तो वो समझ जाती है कि उन दोनों ने शादी कर ली है। अपनी सौतन को देखकर किंजल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे ओ काली कलूटी, ऐसी चुकर चुकर क्या देख रही है? अब नजर लगाएगी क्या मुझे ऐसे देखकर? विक्की जी, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप मेरी सौतन को ले आए? अब मेरा और मेरी बच्ची का क्या होगा? किंजल, तुमने कभी अपने आप को और मुझे देखा है? हम दोनों में कितना फर्क है। तुम ठहरी काली कलूटी कोयले की तरह और मैं ठहरा इतना हैंडसम। मैं मोनिका जैसी लड़की डिजर्व करता हूँ, ना कि तुम जैसी। अगर तुम्हें इस घर में रहने में कोई परेशानी है मोनिका के साथ तो तुम मुझे तलाक देकर जा सकती हो।
तलाक का नाम सुनकर किंजल डर जाती है और वो सोचती है कि अगर वो अपने पति से तलाक ले लेगी तो उसका और उसकी बेटी का क्या होगा। इसीलिए ना चाहते हुए भी किंजल को अपनी सौतन के साथ एक ही घर में रहना पड़ता है। मोनिका को अपने गोरे रंग पर बहुत ज्यादा घमंड होता है, जिस वजह से वो हमेशा किंजल और उसकी बेटी को परेशान किया करती थी। ऐसे ही समय बीतता रहता है और किंजल अपने साथ हो रही सभी चीजों को बर्दाश्त करती रहती है। मोनिका, ये 5 लाख रुपए हैं, इन्हें तुम संभाल कर अलमारी में रख दो। जब मैं शाम को आऊंगा तो मुझे दे देना। 5 लाख रुपए को देखकर मोनिका के मन में लालच से एक आइडिया आ जाता है और वो पैसों को चुराकर अपने बैग में रख लेती है। शाम को जब विक्की घर आता है तो वो मोनिका से पैसे मांगता है, लेकिन मोनिका पैसे न मिलने का ढोंग करती है और पैसों की चोरी होने का इल्जाम किंजल पर लगा देती है। मुझे तो लग रहा है इस किंजल ने ही सारे पैसे चुराए हैं। जब मैं पैसे रख रही थी तो इसने मुझे अलमारी में पैसा रखते हुए देख लिया था। नहीं विक्की जी, ये झूठ बोल रही है, मैंने कोई पैसे नहीं चुराए हैं। आप चाहे तो मेरे कमरे की तलाशी ले सकते हैं। किंजल के कहने पर विक्की किंजल के कमरे की तलाशी लेता है, लेकिन उसे वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। मोनिका जब 5 लाख रुपए अपने बैग में रख रही होती है तो उसे ये सब करते हुए परी देख लेती है। पापा पापा, पैसे मम्मी ने नहीं चुराए हैं, पैसे इन आंटी ने अपने एक बैग में रखे थे। मैंने इन्हें बैग में पैसे रखते हुए देखा था। विक्की, ये लड़की झूठ बोल रही है, मेरे बैग में कोई भी पैसा नहीं है। मैं जानता हूँ मोनिका, तुम कभी भी ऐसा नहीं कर सकती हो, लेकिन इन लोगों को यकीन दिलाने के लिए तुम्हें अपना बैग चेक कराना होगा। विक्की जैसे ही मोनिका का बैग चेक करता है तो उसे उसके बैग में 5 लाख रुपए मिल जाते हैं और वो समझ जाता है कि मोनिका ने ही सारे पैसे चोरी किए थे। मोनिका, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुमने अपने ही घर में चोरी की। मैं तुमसे इतना प्यार किया, तुम पर विश्वास किया, लेकिन तुमने मेरा विश्वास तोड़ दिया। तुम्हारी वजह से मैंने अपनी पत्नी को धोखा दिया। हाँ, तो मैंने कुछ गलत नहीं किया। तुम्हारे पैसे मेरे पैसे हैं और वैसे भी तुम्हें ही अपनी इस काली बीवी से परेशानी थी और तुम मेरे पास आए थे, ना कि मैं तुम्हारे पास। मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है, निकल जाओ मेरे घर से। मैं आज ही तुम्हारे पास तलाक के पेपर भिजवा दूंगा। जिसके बाद मोनिका वहाँ से चली जाती है। विक्की को भी अब अपनी गलती का एहसास हो जाता है, जिसके बाद वो किंजल से माफी मांगता है। किंजल, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ कभी भी अच्छा बर्ताव नहीं किया। तुमने हमेशा पत्नी होने का फर्ज निभाया, लेकिन मैंने एक बार भी पति होने का फर्ज नहीं निभाया। हमेशा तुम्हें तुम्हारे काले रंग की वजह से नापसंद किया। तुम्हारे साथ साथ मैंने अपनी बेटी के साथ भी कभी अच्छा बर्ताव नहीं किया, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। विक्की जी, आप मेरे पति हैं और एक पति अपनी पत्नी से माफी मांगते हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। जो हुआ उसे भूल जाइए। अब हम अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करते हैं। किंजल विक्की को माफ कर देती है और विक्की भी अब सुधर जाता है और किंजल और अपनी बेटी परी को बहुत ज्यादा प्यार करता है। अब पूरा परिवार खुशी खुशी साथ रहता है। सुनीता शादी के बाद अपने छोटे से परिवार में रहती थी। सुनीता के परिवार में उसका पति रमन और उसकी सास सुनीता थी। रमन के पिता की मौत बचपन में ही हो गई थी, जिस वजह से घर की सारी जिम्मेदारी रमन के कंधों पर आ गई थी। रमन मजदूरी करके अपने घर का खर्चा चलाता था, जिसमें पूरे परिवार का ठीक ठाक गुजारा हो जाता था। माँ, सुनीता, देखो आज मैं क्या लेकर आया हूँ। अरे आ गए आप, और ये आपके हाथ में क्या है? सुनीता, माँ, इसमें मछली है। आज हम रात में सब खाने में मछली की सब्जी और मछली के पकौड़े खाएंगे। मेरा बहुत दिनों से मन था खाने का, इसलिए आज मैं ले आया। अब तुम जल्दी से इसे बना दो। जिसके बाद सुनीता और अनीता दोनों बैठकर मछली को साफ करती हैं और उसकी सब्जी और पकौड़े बनाती हैं और सारा परिवार आराम से खाने को एंजॉय करते हुए खाते हैं। ऐसे ही समय बीतता रहता है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है कि एक दिन अचानक, रमन बेटा, तुझे क्या हुआ है? कई दिनों से तेरी तबीयत ठीक नहीं है। एक काम कर, आज तू मेरे साथ डॉक्टर के पास चल, वही बताएंगे कि तुझे क्या हुआ है। अनीता सुनीता रमन को लेकर हॉस्पिटल जाती हैं, जहां रमन का चेकअप किया जाता है। डॉक्टर, क्या हुआ इन्हें? रिपोर्ट तो ठीक आई है ना इनकी? देखिए सुनीता जी, इनकी एक किडनी पूरी तरह से फेल हो चुकी है और दूसरी किडनी भी इनकी डैमेज हो चुकी है। हमें इनका ऑपरेशन करना होगा, वरना अगर इनकी दूसरी किडनी भी खराब हो गई तो इनको बचाना मुश्किल हो जाएगा। किडनी डोनर तो हमें मिल जाएगा, लेकिन ऑपरेशन के लिए पूरे 2 लाख रुपए लगेंगे। क्या 2 लाख रुपए? डॉक्टर साहब, हमारे पास तो 2000 रुपए भी नहीं है।
तो हम 2 लाख रुपए जितनी बड़ी रकम कहाँ से लाएंगे? देखिए, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आपको जल्द से जल्द इन पैसों का इंतजाम करना पड़ेगा, वरना अंजाम तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। डॉक्टर की बात सुनकर अनीता और सुनीता रोने लगती हैं और एक दूसरे से कहती हैं, माँ जी, अब हम क्या करेंगे? 2 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे हम? अगर इनका ऑपरेशन नहीं हुआ तो क्या होगा? बहू, हम कुछ न कुछ जरूर कर लेंगे। रमन को कुछ भी नहीं होगा, तो हिम्मत मत हार। अनीता सुनीता रमन को वापस घर लेकर आते हैं और उसका अच्छे से ख्याल रखते हैं। रमन के काम पर ना जाने की वजह से घर में पैसों की तंगी आने लगती। बहू, क्या हुआ? शाम होने को आई है और तूने अभी तक खाना ही नहीं बनाया है। माँ जी, मैं खाना कैसे बनाऊं? घर में एक दाना भी राशन नहीं है। हे भगवान, ये तू हमें कैसे दिन दिखा रहा है? हम गरीबों ने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू हमारे साथ ऐसा कर रहा है? अब हम लोग क्या करेंगे? कहाँ से पैसे लेकर आएंगे? माँ और सुनीता, मुझे माफ कर दो। ये मेरा फर्ज है कि मैं काम करूं और अपने घर को चलाऊं, लेकिन मैं मजबूर हूँ। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आप ऐसा मत कहिए। सारा परिवार दुखी होकर बैठा होता है कि तभी सुनीता के मन में एक आइडिया आता है। माँ जी, रमन जी, मेरे पास पैसे कमाने की एक बहुत अच्छी तरकीब है, जिससे हम जल्द से जल्द अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। ऐसी क्या तरकीब है बहू तेरे पास? माँ जी, हमारे घर से थोड़ी दूर पर समुद्र है, जहाँ पर बहुत सारी मछलियाँ हैं। हम वहाँ जाकर मछलियों को पकड़ेंगे और उन्हें बेचेंगे, और मछलियों को बेचने के साथ साथ हम उनके पकौड़े भी बेचेंगे। समुद्र के पास कई लोग घूमने के लिए आते हैं, जिस वजह से हमारे दिन में अच्छी खासी बिक्री हो सकती है। बहू, तेरी पैसे कमाने की तरकीब तो बहुत अच्छी है, लेकिन मछली पकड़ने के लिए हमें नाव चाहिए और सामान को बेचने के लिए हमें एक ठेले की ज़रूरत है, और इनके लिए पैसे लगेंगे। और हमारे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, तो इनके लिए हम इतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगे? अपनी सास की बात सुनकर सुनीता इसी सोच में पड़ जाती है कि तभी सुनीता को एक ख्याल आता है। माँ जी, क्यों ना हम मेरे ये कान के सोने की बूंदे बेच दें? इन बूंदों को बेचने पर हमें अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे और उन पैसों से हम अपना मछली का व्यापार शुरू कर देंगे। नहीं बहू, ऐसा मत कर। हम लोगों ने तुझे दिया ही क्या है? तेरे पास सोने की चीज के नाम पर ये सिर्फ बूंदे ही तो हैं। अगर तू इन्हें बेच देगी तो पहनेगी क्या? माँ जी, सोने की बूंदे आपसे और इनसे बढ़कर नहीं है। इस वक्त हमारे लिए सबसे जरूरी चीज इनका ऑपरेशन है। अगर इनका ऑपरेशन हो गया तो ये ठीक हो गए तो इससे अच्छे सोने के बूंदे मैं पहन लूंगी। सुनीता की बात सुनकर रमन और अनीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद सुनीता एक सुनार की दुकान पर जाती है और अपने सोने के बूंदों को बेच देती है। सोने की बूंदों को बेचने पर उसे जो पैसे मिलते हैं, उन पैसों से वो एक नाव और एक ठेला खरीद लेती है। अगले दिन होते ही सुनीता और अनीता समुद्र किनारे नाव में बैठकर मछली पकड़ते हैं और कड़ी मेहनत के बाद सुनीता और अनीता अच्छी खासी मछलियां पकड़ लेते हैं। माँ जी देखिए, हमने कितनी सारी मछलियां पकड़ी हैं। अब जल्दी से इन्हें ले जाकर इन्हें बेचना शुरू करते हैं। दोनों सास बहू जल्दी से मछलियों को समुद्र के किनारे लेकर जाती हैं और उन्हें साफ करती हैं। सुनीता मछली के पकौड़े बनाकर बेचती है और अनीता मछलियों को बेचती है। सुनीता के हाथ के पकौड़े वहां घूम रहे सभी लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आते हैं और पहले ही दिन सुनीता और अनीता की अच्छी खासी कमाई हो जाती है। बहू, हमने जितना सोचा था उससे ज्यादा पैसे कमा लिए। मुझे तो लग रहा है कि कुछ ही दिन में रमन के ऑपरेशन के पैसे भी जमा हम कर लेंगे और जल्द से जल्द उसका ऑपरेशन हो जाएगा। अनीता सुनीता अपनी पहली कमाई से बहुत ज्यादा खुश होते हैं। अब अनीता और सुनीता मछलियां पकड़ती हैं और लाकर उन्हें बेचा करते। धीरे धीरे दोनों सास बहू मछली वाली के नाम से फेमस हो जाते हैं। अब हर कोई उनके पास से ही मछलियां खरीदता है और मछली के पकौड़े खाता है। धीरे धीरे उनके पास 2 लाख जमा हो जाते हैं, जिसके बाद वो हॉस्पिटल जाते हैं और रमन का ऑपरेशन करवाते हैं। रमन ऑपरेशन के बाद बिल्कुल ठीक हो जाता है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप ठीक हो गए। ये सब सिर्फ तुम्हारी और माँ की वजह से हो पाया है। अगर माँ और तुम ना होती तो शायद मैं कभी भी ठीक नहीं हो पाता। अब तो सिर्फ सुनीता बहू की वजह से ही मुमकिन हो ये सब हो पाया है। अगर ये हमें मछली बेचने की तरकीब न बताती तो शायद आज ये सब मुमकिन नहीं हो पाता। माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? इसमें सिर्फ मेरी ही मेहनत नहीं है, आपकी भी मेहनत है।
अब मैंने सोच लिया है कि मैं भी आप लोगों के साथ मछली का ही व्यापार करूंगा। आप दोनों मछलियां बेचना और मैं जाकर मछलियां पकड़ कर लाया करूंगा। अब देखना कि कैसे हमारे ये मछली का व्यापार जल्द से जल्द और बढ़ेगा और हम एक ठेले से अपनी खुद का एक ढाबा खोल लेंगे। अब रमन मछलियां पकड़ने का काम शुरू कर देता है, जिसके बाद वो मछली पकड़कर अनीता और सुनीता को देता है और अनीता और सुनीता उन मछलियों को बेचा करती। धीरे धीरे इनका ये काम बनने लगता है और इन लोगों की परेशानी भी अब कम होने लगती है। समय के साथ साथ ये ठेले से एक ढाबा खोल लेते हैं और अब पूरे परिवार की जिंदगी खुशी खुशी से गुजरती है।